जिंदगी तुझसा मुनाफिक भी कोई क्या होगा, तेरा शहकार हूं और तेरा ही मारा हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार से एक सीधा सा सवाल पूछा कि आप संविधान को मानते हो या मनुस्मृति को मानते हो। राहुल का सवाल बिल्कुल छोटा सा था और उसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल भी नहीं था। सभी जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस के निर्देशों पर चलती है और आरएसएस हमेशा मनुस्मृति का हिमायती रहा है। लेकिन राहुल के छोटे से सवाल का जवाब मोदी ने नहीं दिया, बल्कि संविधान पर चर्चा के अपने जवाब में मोदी ने जी भरकर नेहरू जी और इंदिरा जी को कोसा और कांग्रेस के लिए अपनी भड़ास निकाली। मोदी जानते थे कि वो अगर सीधे सीधे जवाब देंगे तो उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। मोदी ने लोकसभा में तो अपना भाषण दिया, लेकिन राज्यसभा में भाषण देने वो नहीं आए, बल्कि उनकी जगह अमित शाह ने भाषण दिया और 18 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह ने राहुल के सवाल का जवाब अपने तरीके से दे दिया। अमित शाह ने बता दिया कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लें तो 7 बार स्वर्ग मिल जाए। राहुल के सवाल पर अमित शाह ने जवाब तो दे दिया, लेकिन इससे बीजेपी की असलियत सामने आ गई और अब अपने बचाव के लिए बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ही दांव पर लगा दिया है। अगर कहूं कि बीजेपी ने संसद के शीतकालीन सत्र में देश के लोकतंत्र को ठिठुरता हुआ छोड़ दिया तो शायद गलत नहीं होगा। तीसरी बार सत्ता संभालने के साथ जिस संविधान को मोदी ने माथे से लगाकर देश को यह बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी से संविधान को कोई खतरा नहीं है, उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान भरी संसद में किया गया और मोदी ने उफ तक नहीं की। बाबा साहेब का अपमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया और जब विपक्ष ने उनसे माफी की मांग की तो बजाय माफी मांगने के या खेद प्रकट करने के अमित शाह ने कांग्रेस पर ही दोषारोपण शुरू कर दिया और मोदी इस काम में अमित शाह के कंधे से कंधा लगाकर खड़े नजर आए और अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने संसद में एक नया कारनामा कर दिया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह मोदी को शाह का इस्तीफा लेने के लिए अल्टीमेटम दिया, उससे बीजेपी घबरा गई और सदन में यह बात न उठ पाए। इसीलिए 19 दिसंबर को बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों को सदन के भीतर जाने से रोका और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देश के संसदीय इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई और इसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए। आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगा और इससे भी बीजेपी का डर नहीं गया तो उसने राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। अब मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है या सौंप दिया गया है कह लें तो, यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किसी पेशेवर अपराधी की तरह दिखाने की कोशिश अब बीजेपी की है। दरअसल बीजेपी के इस सारे खेल का मकसद समझना काफी कठिन नहीं है दोस्तों, मुश्किल नहीं है। अतीत में नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर ये तमाम नेता आरएसएस के लिए खतरा थे और आज के दौर में राहुल गांधी बीजेपी के लिए खतरा हैं, आरएसएस के लिए खतरा हैं। इसलिए बीजेपी ने इस बार शायद एक ही तीर से राहुल और अंबेडकर दोनों पर निशाना साधा है, मगर उसका हमला खुद बीजेपी के लिए ही आत्मघाती साबित हो रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि अंबेडकर के बनाए संविधान और नेहरू गांधी की विरासत को किस तरह खत्म करने में लगी हुई है बीजेपी, और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी को फिर से संसद से बाहर करने की कोई नई साजिश रची जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने आखिर बीजेपी को किस तरह संसद में चुनौती दे दी है। देखिए जरा, सुनिए जरा। Mr. Savarkar has clearly stated that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. द्रोणाचार्य जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए, और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। तो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया, उन युवाओं की उंगली काटी। 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है,
तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। राहुल गांधी ने संसद में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, हाथरस पीड़िता के परिवार के पुनर्वास का ऐलान किया, आरक्षण बढ़ाने की बात कही और सबसे बढ़कर संविधान को खत्म करने की साजिशों का खुलासा किया। इन सब वजहों से मोदी और शाह एकदम डर गए हैं। पहले भी बीजेपी राहुल से और उनकी नेहरूवादी राजनीति और गांधीवादी सोच से ही घबराती थी। अब उसका डर खुलकर सामने आ गया है। आप याद कीजिए कि मोदी के सत्ता में आने से पहले राहुल और सोनिया गांधी बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बीजेपी ने लगातार उछाला और उसमें कामयाब नहीं हो पाई तो फिर उनके चरित्र हनन की कोशिशें हुई। खुद मोदी ने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द इस्तेमाल किए। सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले कार्यकाल में राहुल संसद में अदानी मुद्दे पर जवाब मांगते हैं तो मोदी सरनेम पर की गई उनकी टिप्पणी का मामला अदालत में खुल जाता है और जल्दी जल्दी सुनवाई होकर फैसला भी आ जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद से बर्खास्तगी होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल फिर संसद पहुंचते हैं और अदानी पर अपने सवाल पहले की तरह उठाते हैं। लोकसभा चुनावों में भी ये सिलसिला चलता है और फिर से संसद लगती है, फिर से राहुल के सवाल उठते हैं। लेकिन इस बार राहुल की संसद में ताकत और हैसियत दोनों बढ़ चुकी है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि मोदी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए और सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। इस बीच अदानी पर भी कानूनी शिकंजा गहरा हो गया है। भारत में तो वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, केन्या, इन तमाम देशों पर अदानी के खिलाफ सरकारों के बयान आ रहे हैं। अमेरिका में अदालत ने वारंट निकाल दिया। राहुल ने इस मामले को उठाया तो शीतकालीन सत्र के लगभग 15 दिन हंगामे में चले गए और जब संविधान पर चर्चा का मौका आया तो अपना चेहरा बचाने के लिए बीजेपी ने पहले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और अब किसी न किसी तरह राहुल गांधी को गुंडा साबित करने में बीजेपी लग चुकी है। तो राहुल पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 117, 125, 131, 351 और 3/5 के तहत मामला दर्ज है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि दो भारत जोड़ो यात्राएं राहुल गांधी ने की, जिसमें लाखों लोग उनके साथ चले। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और खुलकर राहुल गांधी से गले भी मिली, उनका हाथ पकड़कर अपने दर्द साझा किए। तब किसी महिला की तरफ से अभद्रता की कोई शिकायत नहीं आई और राहुल पर धक्का देना क्या, किसी से ऊंची आवाज में बात करने का मामला भी नहीं दर्ज किया गया, नहीं दिखा। और यहां संसद में कई कैमरों, कई पत्रकारों और कई सांसदों के होते हुए राहुल गांधी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। हालांकि सबूत कहां से लाए जाएंगे यह अब देखना होगा। बीजेपी के इस सारे खेल में एक अच्छी बात यह हुई कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर साथ मिलकर बीजेपी की साजिश का जवाब दे रहा है। अब तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। मायावती ने भी अमित शाह से अपने शब्द वापस लेने और माफी की मांग की है, अन्यथा बसपा के लोग 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की है कि आने वाले सप्ताह को पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह के रूप में मनाएगी। पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता 2 दिन देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 24 दिसंबर को हर जिले में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा। 26 और 27 दिसंबर को कांग्रेस का बेलगामी में एक विस्तारित CWC सत्र और एक विशाल रैली होगी, जहां अंबेडकर और उनके आदर्शों के प्रति पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगी। यानी बीजेपी अगर इस मुगालते में रहे कि राहुल पर FIR करके वो अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को डाइवर्ट करेगी, तो यहां बीजेपी ने फिर एक गलती कर दी है, क्योंकि कांग्रेस अब इस मुद्दे को पूरे देश में जोर शोर से उठाने की तैयारी में लग गई है। तो कहां बीजेपी की कोशिश थी कि संविधान पर चर्चा करवाकर वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी, और कहां अब खुद बीजेपी अपने फैलाए दलदल में गले तक डूब चुकी है। इससे निकलने के लिए वो जितना हाथ पैर मारेगी, उतना उसका असली चेहरा उजागर होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो शुरू से दावा करता आया है कि बीजेपी के मन में संविधान या बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई इज्जत नहीं है, बल्कि उसकी कोशिश पिछले दरवाजे से संविधान को खत्म करने की है। अब इंडिया का यह दावा खुद बीजेपी सही साबित कर रही है, क्योंकि अमित शाह अब तक अपने बयान पर कायम हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस बयान को संसद की कार्रवाई से
हटाना चाहिए, यानी स्पंज कर दिया जाना चाहिए, उसे सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां से हटा देना चाहिए था ताकि बीजेपी की असलियत, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया से इसलिए हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी की असलियत छिप जाए। लेकिन यह कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। आइए जरा सुन लेते हैं कि अमित शाह ने 18 दिसंबर को आखिर कहा क्या था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो अमित शाह रुके नहीं, बल्कि अपने बयान पर कायम रहे। शाह का बयान राज्यसभा की कार्यवाही से भी निकाला नहीं गया है, सब कुछ आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गया है। यानी बीजेपी अंबेडकर के नाम लेने को फैशन मानती है। उनकी निगाह में अंबेडकर और उनके बनाए संविधान की यही हैसियत है। ये बात अब संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। मोदी शायद देश को ऐसे ही अमृतकाल के ख्वाब दिखाकर सत्ता में आए थे और शायद संविधान पर चर्चा कराने का उनका मकसद भी यही था कि देश को सीना ठोक कर बता सकें कि अब संविधान का नहीं बल्कि मनुस्मृति का राज आने वाला है और इसमें उन्हीं लोगों के अच्छे दिन आएंगे जिन्होंने सदियों तक इस देश में शोषण का सिलसिला चलाया है। मोदी का यह मकसद शायद 2014 में सत्ता संभालने के फौरन बाद ही पूरा भी हो जाता, लेकिन राहुल गांधी इस मकसद के बीच में आ गए, क्योंकि राहुल ने नेहरूवादी आदर्श और गांधीवादी विचार को साथ लेकर राजनीति की राह बनाई है। यही कांग्रेस की विरासत भी है। बीजेपी इसी से घबराती है। पहले गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की विरासत बीजेपी के लिए खतरा थी। इसीलिए उसने एक एक करके सबको खत्म करने की कोशिश की। गांधी जी को स्वच्छता अभियान के चश्मे में समेट दिया। सरदार पटेल की विशाल मूर्ति बनाकर उनकी विरासत को हथियाने की कोशिश की। गांधी जी को भगत सिंह का दुश्मन बनाकर पेश किया। चंद्रशेखर आजाद को ब्राह्मण और जनेऊ की पहचान में कैद किया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को एक दूसरे के दुश्मन की तरह बताया। पटेल और नेहरू के बीच भी अदावत दिखाई और इसी तरह अंबेडकर की सोच और विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की, जिसकी मिसाल इन लोकसभा चुनावों में दिखाई दी, जब कई बीजेपी नेताओं ने 400 सीटें आने पर संविधान ही बदलने की बात भी कही थी। तो मोदी चाहते तो संविधान के प्रति अपना आदर और सम्मान दिखाने के लिए उन नेताओं को बीजेपी से हटाने की पहल करते जो संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, लेकिन पार्टी से निकालना तो दूर, उन्हें शायद कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया। यानी बीजेपी देश के लोगों के साथ दोहरा खेल खेल रही है और इसमें वो कांग्रेस को अंबेडकर के गुनाहगार की तरह पेश कर रही है। संसद में मोदी और शाह दोनों ने यही किया। जब उन्होंने कहा कि अंबेडकर को कांग्रेस ने चुनाव में हरवाया या मंत्रिमंडल से निकलवाया, लेकिन पूरा इतिहास नहीं बताया कि अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य और अध्यक्ष कैसे बनाया गया। आइए जरा हम बता देते हैं। दरअसल जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तब अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा था और हार गए। इसके बाद जुलाई 1946 में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे, लेकिन विभाजन के बाद अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र खुलना पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। खुलना जो है वो अब बांग्लादेश में है, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था, तो वो खुलना पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। लेकिन गांधी चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा में रहें। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से कहा कि मुझे हर हाल में अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। दोनों ने बाबा साहब को खत लिखे और फिर कांग्रेस ने मुंबई में अपने एक नेता M.R. जयकर को, जी हां, M.R. जयकर को इस्तीफा दिलवाकर वहां से अंबेडकर को खड़ा करवाया और सदन में भेजा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी बने। बतौर कानून मंत्री अंबेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया था, जो उनके मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार उपाय था। इसे नेहरू जी का पूरा समर्थन था, लेकिन संसद में जनसंघ और कांग्रेस के हिंदूवादी धड़े जो थे उनने इस पर साथ नहीं दिया और बिल पारित नहीं हुआ, जिसके बाद अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस से कई मतभेदों के बावजूद गांधी और नेहरू अंबेडकर के साथ खड़े रहे। इसका इतिहास गवाह है। बीजेपी को यही इतिहास अब डरा रहा है दोस्तों। खैर, शायर शबनम रुमानी ने ठीक ही फरमाया है कि खफा न हो तो दिखा दें हम आईना तुमको, खफा न हो तो दिखा दें हम आईना तुमको, हमें कबूल की सारी खता हमारी है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।